सभी को नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 79th इंडिपेंडेंस डे के इस पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को और यहाँ पर उपस्थित हमारे अति विशिष्ट अतिथिगण, चेंज मेकर्स, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन में, समाज के भलाई में अद्वितीय काम किया और हमारे निमंत्रण पर आज यहाँ पर आए, सभी मेरे शिक्षक साथियों, एडमिनिस्ट्रेशन में लगे सभी साथीगण, शोधार्थी, प्यारे विद्यार्थियों, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रेस मीडिया और दूसरे हमारे सभी अतिथिगण, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, मैं नमन करता हूं उन क्रांतिकारियों को, सेनानियों को, शहीदों को, जिनके सेक्रीफाइस से भारत को स्वतंत्रता मिली। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों का तो मानना था कि भारत को यदि स्वतंत्रता मिल भी गई तो ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ पर गरीबी पाई जाती है, भूखमरी पाई जाती है, सांप सपेरों वालों का देश है। इस तरह की उनकी सोच थी, किंतु यह भी सत्य है कि सभी लोगों के अथक प्रयत्न से, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, सेनानी हो, आम आदमी हो, मजदूर हो, उन सबके प्रयत्नों से आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है एक अच्छे नजरिए से, और उनको ये विश्वास है कि भारत ही इस विश्व का नेतृत्व कर सकता है। इसने पहले किया और आज हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। $4 ट्रिलियन के साइज की अर्थव्यवस्था, जो इस गति से यदि वो बढ़ती रही तो सबको ये लगता है कि 2047 या उसके आसपास ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जो समरसता के विचार को साकार करेगी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास समावेशी होगा, महिलाओं की भागीदारी होगी और देश प्रगति के पथ पर होगा, सभी को रोजगार मिलेगा, गरीबी नहीं होगी। ऐसा भारत था और ऐसा 2047 तक भारत की हम कल्पना करते हैं। मैं इन सभी देशवासियों को नमन करता हूं जिनके अथक प्रयास से, त्याग से यह कार्य संभव हुआ। आज यदि हम देखें तो कृषि, जो कभी 1947 में लगभग 50 मिलियन टन अनाज होता था, आज 350 मिलियन टन के करीब अनाज होता है और हमारी अर्थव्यवस्था एक सरप्लस इकोनॉमी की है, एक्सपोर्ट करते हैं। फल सब्जी विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, दूध में सबसे नंबर 1 हमारी अर्थव्यवस्था। यदि हम इंडस्ट्री को भी देखें तो इंडस्ट्री में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बाद, चाहे वो डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, इसमें हमारी जो प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ता जाए। देश में 125 के करीब यूनिकॉर्न हैं जिनकी नेट वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा है
और तीसरी सबसे बड़ी एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप हब के रूप में हम उभरे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। डिफेंस प्रोडक्शन में हमारे यहाँ मित्र बैठे हैं, इंडियनाइजेशन बहुत तेज गति से हुआ और 2023-24 में 1,26,887 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ, जिसमें से 21,083 करोड़ एक्सपोर्ट हुआ। आप सब जानते हैं कि हम ज्यादातर इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगवाते थे सारा डिफेंस, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, टैंक टेक्नोलॉजी, गन्स, इन सब ने दिखाया कि हम किसी से सेकंड नंबर पर नहीं हैं। शायद इसीलिए अमेरिका हमसे विचलित है, शायद उनको ये सबको डर सता रहा है कि भारत अब डिफेंस के मामले में जो अपना कब्जा एक से मानते हैं उसको उनको खतरा नजर आ रहा है। स्पेस, इसरो के परफॉर्मेंस को आप सब जानते हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो, 104 सैटेलाइट एकदम 2017 में आकाश में प्रक्षेपित करना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत की रही। चंद्रयान या और जितनी भी ऐसी ये गतिविधियां जो मैं बता रहा हूं, ये हम सबको ये बात बताती हैं कि भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कभी हमारे यहाँ जो मुख्य कमजोरी दिखती थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिखती थी। आज चाहे वो एयरपोर्ट हो, सड़कें कितनी साफ सुथरी दिखती हैं, और बैंकिंग हो, डिजिटल जैसे मैंने बताया, मेट्रो हो, इंश्योरेंस सेक्टर, कोई भी सेक्टर को आप ले लीजिएगा, एक अभूतपूर्व तरक्की, एक प्रोग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार की पहल और सरकार की दूरदृष्टि के कारण हुई है। ऊर्जा के क्षेत्र में आज गैर परंपरागत नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से लगभग 42% हमारी मांग पूरी होती है, और सरकार का ये सोच है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी हम बना देंगे, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, विंड एनर्जी हो या और न्यूक्लियर एनर्जी हो। ये इन सब क्षेत्रों में हमने अभूतपूर्व तरक्की की है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि देखें तो 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस, 1,1100 के करीब यूनिवर्सिटी, स्टेट, सेंटर, डीम्ड, प्राइवेट, 23 IITs, 20 IIMs, ट्रिपल IT 26, NITs 31 और एम्स 19। एक सम से हमने पूरे भारत वर्ष में एक ज्ञान के केंद्र स्थापित किए जो हमारी बौद्धिक क्षमता, शोध शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें एक सम से मोमेंटम दे रहा है और हमारे विकास की गति को तेज कर रहा है। इसी सोच के आधार पर, इसी गति के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके समक्ष 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, एक विकसित राष्ट्र की कल्पना हम सबके समक्ष रखी। एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना जो समृद्ध होगा और जो एक महान भारत की कल्पना जो पहले हम जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, वैसे राष्ट्र के रूप में हम सबके समक्ष रखा। साथियों, ये जो विकसित भारत की कल्पना है ये बिल्कुल संभव है, होगा, ये तो पक्का है। मगर जिस स्पीड से और जिस कमिटमेंट से हम आगे बढ़ेंगे वो इसकी गति को तेज कर देगा। तो हम सबको ऐसी स्थिति में हम सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी अपनी भूमिका निश्चित करें। एक विश्वविद्यालय के रूप में हमारी भूमिका बनती है कि हम किस तरीके से इस कार्य में अपना योगदान दें। और आज आवश्यकता है साथियों कि भारत अपनी
जाति, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, छोटा बड़ा, इस सब भावनाओं को छोड़कर विकास के रास्ते पर बढ़े, समरसता का मार्ग अपनाएं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, वो जिनका जीवन, त्याग, संघर्ष जो हमें निरंतर प्रेरणा देता है, वो हमें इसी की ओर दर्शाता है, इसी की ओर प्रेरित करता है कि किस तरीके से हम समाज में समरसता, बराबरी और एक समावेशी समाज का निर्माण करें। हमें आवश्यकता है कि अपने विश्वविद्यालय को ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, कौशल, नवाचार, इसका एक केंद्र बनाएं और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ सूत्र हम सबके समक्ष रखे, जिनको हम 5 संकल्प के नाम से जानते हैं। विकसित भारत के लक्ष्य निर्धारित करना, गुलामी की मानसिकता का त्याग करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता पर चलना और कर्तव्यों का बोध होना। इन सभी प्रिंसिपल्स को, इन सभी सिद्धांतों को अपनाते हुए आज आवश्यकता है कि हम अपने विश्वविद्यालय को आगे कैसे बढ़ाएं। मेरा ये मानना है कि कुछ बातें जो मैं सोचता हूं आवश्यक है हम सबको, जिस पर मैं चलने का प्रयत्न भी करूंगा, वो है कि सभी विश्वविद्यालय की स्थापना करना, एक केंद्र के रूप में स्थापित करना, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेवारी है। शिक्षा वास्तव में ही समाज की जिम्मेवारी है। समाज को शिक्षा के बारे में चिंता करनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन आते हैं, तो इसलिए समाज के विभिन्न वर्गों के साथ किस तरीके से हम संवाद निरंतर करते रहें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिस पर मैं काम अवश्य करूंगा। इसी श्रृंखला के कारण आज हमने हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया, उनको अपने से जोड़ने का प्रयत्न किया, ताकि हम इनसे सीख सके, ताकि हम इनसे जान सके और हमारे से जुड़कर एक जो त्याग की भावना है, संकल्प की भावना है, जो राष्ट्र निर्माण की भावना है, वो हम सब में जागृत हो सके। दूसरा जो मैं सोचता हूं आज है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम सबके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है और इसके बिना कोई शिक्षा में गुणवत्ता लाना बड़ा मुश्किल है। इसी से एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी आती है, इसी से एडमिनिस्ट्रेशन में फास्टनेस आती है, क्विकनेस आती है, इसी से एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी आती है, इसी से एक्सपेरिमेंटेशन संभव है। इसको किस तरीके से हम हमारी शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए, ये इस पर हम काम करेंगे। तीसरा जो मुख्य बिंदु रहेगा वो है गवर्नेंस का, कि हम शासन प्रशासन किस तरीके से तंदुरुस्त करें, जिससे कि जवाबदेही हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस बेटर आती है तो डिले समाप्त होती है, करप्शन खत्म होती है और हम काम को जल्दी से कर पाते हैं, रिजल्ट हम प्रभावी दे पाते हैं। तो गवर्नेंस को कैसे हो, इसके लिए पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ध्यान रहेगा, ताकि हम विभिन्न मुद्दों के ऊपर सही पॉलिसी बना सकें, जो हमारे निर्णयों को चलाने में सहयोग करे, मदद करे, गाइडेंस हमें मिले। तो तीसरा गवर्नेंस के ऊपर रहेगा। चौथा जो पॉइंट मैं समझता हूं वो है इंडस्ट्री के साथ तालमेल करना। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बात करती है कि ज्ञान व्यवहारिक होना चाहिए। शिक्षा के केंद्र एक टापू मात्र ना हो। दे शुड नॉट वर्क इन सिलोस, दे शुड नॉट वर्क इन आइसोलेशन।
they should work closely in association with industry and society. जब इंडस्ट्री और सोसाइटी के साथ हम तालमेल बिठाकर काम करेंगे, उनके लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे, तो ज्ञान व्यवहारिक होगा, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, जिससे नवाचार बढ़ेगा और वो हमें मदद करेंगे कई तरह से, आर्थिक दृष्टि से भी कर सकते हैं। जो समस्याएं समाज के सामने हैं, उन समस्याओं के समाधान में हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो किस तरीके से इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड एकेडमिक प्रोग्राम्स वी कैन स्टार्ट इन आवर यूनिवर्सिटी, दैट वुड बी अनदर प्रायोरिटी एरिया ऑन विच आई वुड लाइक टू वर्क। इसी के साथ साथ अनेक संस्थान हैं, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि अनेक पूरे के पूरे 12 के 12 ऑर्गेनाइजेशंस के जो व्यक्ति आज यहाँ पर हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत काम कर रहे हैं। इनके साथ एक टाई अप कैसे हो, MOU कैसे हो, और हमारे बच्चे यहाँ पर जाएं, सीखें, 1 महीने की 2 महीने की इंटर्नशिप करें, चाहे हमारी फैकल्टी यदि उनको लगता है वो भी जरूर जाएं, ये लोग यहाँ पर आएं और लगातार इस तरीके से ज्ञान का आदान प्रदान हो, अच्छी प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान हो, एक दूसरे से हम सीखें और आगे बढ़ें। इस तरीके से जो हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, उनके साथ हम कैसे जुड़े, और ये जो जुड़ाव है कि ये व्यवहारिक हो, कागजों में ना हो, ऐसा भी हमारा प्रयत्न रहेगा। रिसर्च किसी भी विश्वविद्यालय का मूल कार्य होता है, हम सब जानते हैं, और उस रिसर्च को हम निरंतर बढ़ाएंगे, वातावरण तैयार करेंगे, इसके रास्ते में जो बाधाएं आती है उनको हम दूर करेंगे, और हमारा ये प्रयत्न रहेगा रिसर्च मात्र रिसर्च ना हो, बल्कि रिसर्च ऐसी हो जो जिसकी आर्थिक उपयोगिता हो, आर्थिक जो हमारी समस्याएं हैं उनके समाधान में वो मदद करे। रिसर्च ऐसी हो जो सामाजिक हमारी समस्याएं हैं उनके समाधान में मदद करे। रिसर्च ऐसी हो जो हमें आसपास के क्षेत्र से जोड़े, और जो आसपास का क्षेत्र है वो हम उसको एक लेबोरेटरी की तरफ लें, एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ लें, और उस एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा जो समाज को आवश्यकता है, हमारा विश्वविद्यालय समाज की जो समस्याएं हैं उनको और इंडस्ट्री की जो समस्याएं हैं उनको हल करने में मदद करे। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बी वोकल फॉर लोकल, एक जो हमारा आसपास के लोग हैं उनकी जीवन को कैसे बेहतर बना पाएंगे, वो शोध के माध्यम से हम कर पाएंगे। तो इन लोगों तक जुड़ना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। किसी भी विश्वविद्यालय का जो मूल होता है वो हमारे फैकल्टी होती है, वही शोध करते हैं, वही क्लास में जाकर उनको बच्चों का निर्माण करते हैं, वही उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस फास्ट चेंजिंग सोसाइटी में NEP 2020 में बहुत सारे एक बदलाव आए हैं। इन बदलावों से हमारे शिक्षकों को, टीचर्स को लगातार उनकी नॉलेज को, उनकी कैपेसिटी को अपडेट करते रहना, टेक्नोलॉजी के साथ उनका तालमेल बिठाना। तो इस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ये केंद्र में रखकर इनके लिए लगातार प्रोग्राम करना, ये भी हमारी एक प्राथमिकता रहेगी। साथियों, आज जो समय है वो विद्यार्थियों के कौशल युक्त होने का है। किस तरीके से हमारे विद्यार्थी जब अपना एकेडमिक प्रोग्राम पूरा करें, उसके बाद उनमें इतनी स्किल हो कि वो एकदम मार्केट में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको रोजगार मिल जाए। इस दिशा में हम एक स्किल सेंटर खड़ा करेंगे, और छोटे छोटे जो वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं इंडस्ट्री के साथ मिलकर, और जिससे व्यक्ति की स्किल इन्हांसमेंट होता है, उनको हम निर्माण करने का प्राथमिकता से कार्य करेंगे। हम इस अवसर पर विद्यार्थियों को यही कहेंगे, यही कहना चाहूँगा मैं कि साथियों, आज भारत जो 2047 में विकसित होगा वो उद्यमिता के रास्ते से होगा, एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते से होगा। नौकरियां एक विकल्प, छोटा विकल्प है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक बड़ा विकल्प है। भारत सरकार, सभी विश्वविद्यालय, सभी समाज सेवी संस्थाएं आज आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सर ने बताया कि एक आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। हम सब डरते हैं,
हम सब परिवार के लोग भी कभी सपोर्ट नहीं करते, मगर अब समय बदल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि अनगिनत ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनके द्वारा छोटा सा काम करके कोई चाय के काम करेगा, कोई खेती में अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कोई सीड को करेगा, कोई कंटेंट राइटिंग का करेगा, कोई मेडिसिन में कुछ काम करेगा, कुछ रेस्टोरेंट में कुछ फूड मेकिंग में काम करेगा, कोई फोटोग्राफी में कोई करेगा, कोई डांस ड्रामा म्यूजिक। अनगिनत भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बदल रही है। आपको इस तेज गति से बदलती हुई अर्थव्यवस्था को समझकर अपने जो कौशल है उसको निखारना है। और यदि आप कोई ना कोई काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बहुत अच्छा अपना फ्यूचर खड़ा कर पाएंगे। ऐसे भारत में लगातार ये प्रयत्न हो रहे हैं। जितने भी आप देखो, ओला का एग्जाम्पल लेंगे, जोमेटो का एग्जाम्पल लेंगे और फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेंगे, ये सारे लोग IIT वाईटी से करके और इवन छोटे छोटे संस्थाओं से काम करके इन्होंने अपने दिमाग में बिठाया कि मुझे अपना काम स्वयं करना है, मुझे स्वावलंबी बनना है। यही भारत में विकास का रास्ता है। नौकरी से हम कितनी नौकरी देंगे? 2.5-3 लाख नौकरियां साल में हम पैदा कर पाते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सारी 7% नौकरी देता है। 92% नौकरी जो खेती से, रिटेलर से, गिग वर्कर और छोटे छोटे जो जॉब्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको कहते हैं, वहां से पैदा होती है। तो भारत को यदि विकसित होना है तो ये जो हमारे युवा शक्ति है, जिसको हम कहते हैं 37 करोड़ युवा, जो भारत पूरे विश्व की आबादी का 20% आप लोग हैं, इनमें बहुत उत्साह आज के दिन है। सिर्फ आपको अपनी एबिलिटी को पहचानना है। स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते थे, आप में सब में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसको समझना है। और शिक्षा इसका एक माध्यम है समझने का। हम आपको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दे रहे हैं। अभी हमारी क्रिएटिव क्लब्स यहाँ पर बनेंगे, एक्टिविटी क्लब, पैशन क्लब यहाँ पर बनेंगे, जिसमें आप किसी न किसी एक्टिविटी में भाग लेंगे। और पढ़ते पढ़ते आप जो धन कैसे कमाया जाए इसका जब आपके पास ज्ञान हो जाएगा तो आपको किसी नौकरी की बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना काम कर पाएंगे, दूसरों को नौकरी देंगे। यू विल नॉट बी ए जॉब सीकर, यू विल बी ए जॉब क्रिएटर। दैट इज द मेंटालिटी वी वांट टू डेवलप इन आवर यूथ। साथियों, यही कुछ बातें हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे यूथ, हमारे सभी शिक्षक, गैर शिक्षक साथी इस 79th इंडिपेंडेंस डे पर समझें और इनको समझकर आगे इम्प्लीमेंट करने का कार्य करें। यही हमारा धर्म है, यही हमारी ड्यूटी है। हम सब जानते हैं कि जो हमारे सूर्य है, चंद्रमा है, ये लगातार अपना काम करते रहते हैं, लगातार आप काम करते हैं। इन पर कोई बारिश का, किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता और ये काम अपना जो है वो निष्पक्ष भाव से करते हैं। इनके आगे कोई जात, कोई गरीब है, अमीर है, इस जाति का है, इस क्षेत्र का है, कोई इनके दिमाग में नहीं आता। सेवा करते हैं सबकी पूरी, जो इनका काम। आज हमें भी यही सोचने की जरूरत है कि हम यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, भगवान ने जो हमें मौका दिया, तो हम अपने काम को भी इसी निस्वार्थ भाव से समाज के भलाई के लिए करते रहेंगे, जैसे सूर्य, चांद और जो हमारी प्रकृति करती रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको 79th इंडिपेंडेंस डे के पुनः बधाई और सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने विभिन्न आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए बताया